नकली वारिस कड़ी 4। तो जनाब पढ़कर सुनाता हूँ। दूसरे दिन एक नहर के किनारे बैठा शैतान चमन बहते पानी में कंकर फेंकता अपने शैतानी दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। उसने अपनी जेब में से एक बटुआ निकाला। बटुए में थी एक फ़ोटो, वो फ़ोटो जो उसने सरला देवी की एल्बम में से खींची थी। उस फ़ोटो को क्या कमाल का एडिट किया था उसने। बराड़ की प्रेमिका के कंधे पर हाथ रखे हुए फ़ोटो देखकर शैतानी मुस्कान चेहरे पर लाता अपने आप से बातें करता कहने लगा, उस बराड़ की गर्लफ्रेंड को अपनी माता जी तो बना लिया, अब माता श्री का अगर कहीं से बायोडाटा भी मिल जाए तो वो कहते हैं फिर तो चूने मीट। एक ठंडी सांस भरी, फिर आसमान की ओर आंख उठाकर बोला, हे नीली छतरी वाले, कभी तेरे मंदिर के पास से भी नहीं गुजरा, लेकिन अगर तू मुझे इस नई माँ और नए बापू की लव स्टोरी की पंच लाइन ही बता दे तो मैं आज ही तेरे मंदिर से लड्डुओं का भोग जरूर लेने आऊँगा। हैं भगवान, क्या कहा? ऐसी फालतू चीज़ों के लिए तेरे पास टाइम नहीं है? चल फिर किसी की ड्यूटी लगा दे। हैं ड्यूटी नहीं, मैं अपने नाना जी से मिलूँ। लेकिन मेरे नाना को तो आपने पिछले साल ही अपने पास बुला लिया था। अच्छा, वो होटल वाला नाना जिसका लड़का उस कुंदन के बटुए में रखी फ़ोटो को देखकर कह रहा था, अरे ये तो मेरी बुआ जी की फ़ोटो है। थैंक यू भगवान जी मुझे कीमती सलाह देने के लिए। अभी जाता हूँ वहाँ, लेकिन वहाँ मामा जी से नहीं नाना जी से मिलाना। मामा जी बेचारों को तो मेरी माता जी की प्रेम कहानी का क्या पता होगा। अगर आज ये चमत्कार आपने कर दिया तो मैं आपके मंदिर में लड्डुओं का भोग ही नहीं दोपहर का लंच भी करके जाऊंगा। कहकर वो ऐसे उठा जैसे बहुत बड़ी जंग जीतने जा रहा हो। नहर की पटरी पर खड़ा किया अपना, जैसे ही मोटरसाइकिल उठाने लगा उसका फ़ोन फिर बाज उठा। नंबर देखते ही मुंह बनाकर बोला, उस फेंकू का फ़ोन। कहकर उसने फ़ोन काट दिया और मोटरसाइकिल को दौड़ा ले चला होटल की ओर। दूसरी ओर फ़ोन पर कुंदन। जैसे ही चमन ने उसका फ़ोन काटा उसका माथा ठनका। सोचने लगा, ये मुर्गी तो गई। एक बार फिर मिलाया, लेकिन इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। मन में सोच कर रह गया बेचारा। चमन आनन फानन में पहुंच गया होटल के सामने, अपना मोटरसाइकिल लगाया बाहर और नीली छतरी वाले को मानी मानी याद करता बोला, हे नीली छतरी वाले, होटल में नाना ही मिले, मामा नहीं। अगर ये करिश्मा कर दिया तो होटल से सीधा तेरे मंदिर ही आऊँगा। अपनी जुबान का मैं पक्का हूँ प्रभु, ना यकीन आए तो आज मैं लेना। और जैसे ही चमन दाखिल हुआ होटल में उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। आज होटल में काउंटर पर मामा जी नहीं नाना जी बैठे थे। चमन सीधा माथे लगा नाना जी के और लगा नकली मोहब्बत भरी नज़रों से नाना जी को निहारने। अपने नवासे को इस कदर घूरते देख नाना जी खुश हो गए और बोले, क्या चाहिए बेटा जी? लड्डू, जलेबी, रसगुल्ले, रसमलाई। और चमन जनाब ये सब तो लेने नहीं आए थे। बोले, चलो एक एक चीज़ का टेस्ट कराओ। आग भूला हो गया नाना जी यह सुनकर, आंखें तेज कर बोला, चलो भाग यहाँ से। 25 वर्ष पहले तेरे जैसा ही एक आया था लड्डू जलेबी टेस्ट करने और मेरी इकलौती बेटी को भगा कर ले गया था। है नाना जी? चमन बोला, अबे मैं तेरा नाना कहाँ से हो गया? तो आपकी लड़की को मेरा बापू यहाँ से भगा कर ले गया था। अबे कौन सा बापू तेरा? फिर बूढ़ा दुखी से स्वर में बड़बड़ाया, अपनी लड़की को अच्छा यहाँ दुकान पर बिठाया, ना यहाँ बैठती और ना। पर मैं ये तुमसे क्यों कह रहा हूँ? ये आप नहीं भगवान जी मेरी एक दिन की भक्ति से प्रसन्न होकर आपसे कहलवा रहे हैं। थैंक यू भगवान जी, मैं आ रहा हूँ आपके मंदिर में। कहकर चमन चल दिया बाहर की ओर। मोटरसाइकिल का रुख कर दिया उसने एक मंदिर की ओर। मंदिर के बाहर उसने अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया। जैसे ही मंदिर के अंदर गया उसके मुंह से निकला, मंदिर में आते ही मेरे अंदर ये कैसी घंटियाँ बजने लगी जैसे बहुत बड़ा खजाना हाथ लगने वाला हो। अचानक उसकी नज़र पड़ी अपने सामने खड़ी एक लड़के लड़की पर
जो झुके हुए अपने जूते उतारे थे। चमन के सामने उनकी पीठ थी। और भी बहुत थे वहाँ, पर चमन की नज़र पता नहीं उन पर ही क्यों ठहर गई। मंदिर की घंटियाँ पूरे जोर से बजने लगी। चमन के सामने झुके लड़का लड़की उठकर खड़े होते हैं, चमन की ओर मुड़ते हैं। चमन देखकर चौंकता है। वह अरमान और प्रीत हैं। अरमान और प्रीत एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। चकित सा चमन प्रीत को देखता है। उसके मुंह से निकलता है, ये तो वो सरला मैडम की लड़की है। इतनी सुंदर कन्या गलत बंदे के साथ, इसे तो मेरे साथ होना चाहिए था। आज जब भगवान मेरी हर डिमांड पूरी करता जा रहा है तो मंदिर जाकर हाथ जोड़कर प्रभु से कहूँ, हे महाप्रभु, हटाओ इस लड़के को मेरी चंद्रमुखी के आगे से और इसके दिल में बज उठे मेरे प्यार की घंटी। अरमान और प्रीत मंदिर में माथा टेकने चल पड़ते हैं और जनाब भी, चमन भी बोलते हैं उनके पीछे पीछे। भगवान की मूर्ति के आगे अरमान और प्रीत माथा टेकते हैं। चमन भी माथा टेकता है, लेकिन उसका ध्यान प्रीति की ओर ही है। अरमान और प्रीत दोनों मंदिर की परिक्रमा करते हैं और चमन उनकी परिक्रमा करता उनके पीछे पीछे कान लगाकर उनकी बातें सुनता जा रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। प्रीत अरमान से कहती है, अरमान कल पापा दुबई से आ रहे हैं। अरमान चलो फिर तो हम भी उनसे मिलेंगे, जिनकी तो रोज़ तुम इतनी तारीफ़ करती हो। देखें तो सही, दिखने में कैसे हैं। प्रीत बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही लगते हैं। पापा की उम्र के जब हो जाओगे तो पापा जैसे लगोगे। अरमान मुस्कुराकर, अच्छा जी। प्रीत, तुम्हारी शक्ल मेरे पापा जैसी है, इसीलिए तो यूनिवर्सिटी में जब तुमसे पहली बार मिली थी तो देखती रह गई थी और जनाब दिल में ऐसे उतरे कि फिर जाने का नाम ही नहीं लिया। यह सुनकर चमन बुरा सा मुँह बनाता है और अपने आप से बड़बड़ाता है, एक बार मुझे उतार कर देखो अपने दिल में, ऐसे घुसूँगा कि तुम निकालना चाहोगी, मैं तब भी नहीं निकलूँगा। और हाँ अरमान, कल तुम भी मेरे साथ चलोगी पापा को लेने। अरमान, भाई जब तुम अपने पापा को मेरे साथ ऐसे जोड़ रही हो तब तो उनसे मिलने का ही अच्छा मौका है। तुम्हारी मम्मी तो क्या पता अपने घर में घुसने दे के नहीं। यह सुनकर चमन पीछे मुड़कर भगवान की मूर्ति से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, कल इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाए, मेरी चंद्रमुखी कुछ ना हो। ये चिपकू सा मेरी चंद्रमुखी से चिपके जा रहा है, इसका हो जाए राम नाम सत्य। अरमान प्रीत को चलने के लिए कहता है। प्रीत पहले हाँ कहती है, फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया हो कहती है, एक मिनट अरमान, एक ज़रूरी काम तो रह ही गया। कैसा ज़रूरी काम? तुम आओ तो। उसे घसीटती एक कमरे की ओर ले जाती है। यह देखकर चमन घबरा जाता है, कहता है, हे भगवान, मेरी चंद्रमुखी कहीं इस चिपकू से अपनी मांग में सिंदूर तो नहीं भरवाने जा रही। डर कर उनके पीछे हो लेता है। प्रीत अरमान को उस मंदिर के एक कमरे में ले जाती है जहाँ एक पंडित जन्म पत्रियाँ बना रहा है। यह देखकर चमन की सांस में सांस आती है। प्रीत पंडित के आगे बैठती है और अमन को भी बैठने के लिए कहती है। पंडित प्रीत की ओर देखकर, हाँ बेटा। प्रीत, पंडित जी आप भूल गए, पिछले महीने में आपसे अपने बारे में पूछ कर गई थी। पंडित, अच्छा अब क्या पूछना है? प्रीत अरमान की ओर उंगली कर, मुझे इनके बारे में पूछना है। अरमान चौंक कर, मेरे बारे में? प्रीत उंगली से उसे चुप रहने के लिए कहती है। चमन जो बैठ चुका है पंडित से कहता है, बाबा जी मुझे भी अपना हाथ दिखाना है। उसके संबोधन से पंडित के साथ साथ अरमान और प्रीत भी मुस्कुराने लगते हैं। पंडित चमन से, हाँ बेटा तुम्हारा हाथ भी देखेंगे, पहले अरमान की ओर इशारा कर, इनसे निपट लें। चमन, हाँ जी निपटो, हमने कौन सा हवाई जहाज पकड़ना है। यह सुन पंडित के साथ साथ अरमान और प्रीत फिर मुस्कुराने लगते हैं। पंडित अरमान से कुछ पूछता है, फिर एक कापी पर हिसाब किताब लगाने लगता है। वातावरण में अजीब सा तनाव। चमन मन ही मन प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, ये पंडित कह दे कि इस चिपकू को जल्दी ही भट्ठा बैठने वाला है और जो लड़की से चिपकेगी सबसे पहले उसका और उसके घर वालों का भट्ठा बैठेगा। प्रीत बेचैन सी पंडित से पूछती है, पंडित जी सब ठीक है ना? पंडित प्रीत को गहरी नजरों देखता, ये तेरा हस्बैंड है? प्रीत, जी हाँ। यह सुनकर अरमान और चमन दोनों चौंकते हैं। चमन अपने आप से, कितनी फरार लड़की है ये। पंडित, किस्मत वाली है तू, ये लड़का तो करोड़ों का मालिक है। चमन, अब इस पंडित का भट्ठा बैठ जाए। प्रीत, हाँ जी वो तो है, जो मेरा है वो इसी का तो है। पंडित, ससुराल पक्ष से नहीं, इसके मदर फादर से। प्रीत, अच्छा जी, जैसे उसको विश्वास ना हुआ।
चलो जी फिर ठीक है। चमन बाबा जी अब जल्दी से मेरा हाथ देखो। पंडित क्यों, अब हवाई जहाज पकड़ना है। चमन बात जी कुछ ऐसे समझ लो। पंडित ला हाथ कर अपना। प्रीत मुस्कुराते हुए हैंड बैग में से पैसे निकालने लगती है। पंडित चमन का हाथ देखता है। चमन बाबा जी रहूँगा ना राजमहलों में। पंडित ना बेटा, वहाँ रहने की कोई रेखा तेरे हाथ में नहीं। चमन तो कहाँ रहने की है। पंडित जेल। चमन अबे जावे, तुझे बाबा पता नहीं किसने बना दिया। हाथ छोड़ा कर जाता है। यह सुनकर प्रीत और अरमान भी मुस्कुराते हैं। प्रीत दक्षिणा देती है, वे जाते हैं। यहाँ चढ़ी हुई 4 ख़त्म, 5 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार।